एक तरफ जहाँ पे कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब को कंपलसरी कर देना चाहिए, हिजाब पहनकर एग्जाम देने के लिए मंजूरी मिलनी चाहिए, हिजाब के साथ साथ जो बुर्का है उसको भी मंजूरी मिलनी चाहिए, वो भी लड़कियां पहनकर स्कूल कॉलेजेस में जा सके और वहाँ पे एग्जाम वगैरह दे सके। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो कहते हैं कि हिजाब और बुर्का हमारी आइडेंटिटी है और इस चीज के लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं, हमारे देश के अंदर दंगे का माहौल भी बनाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ ईरान की महिलाएं इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि वो ये चाहती है कि जबरदस्ती उनके ऊपर हिजाब और बुर्का थोपा ना जाए, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट कानून है लड़कियों के ड्रेस को लेकर और बहुत समय से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है इस कारण। वहीं पे सऊदी अरेबिया की जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अब पूरे तरीके से अबाया को बैन कर दिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब अबाया और हिजाब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हिजाब जो होता है वो शोल्डर तक ही ढका करता है, बट ये जो अबाया होता है वो सिर से लेकर नीचे तक ढका होता है, सिर्फ फेस खुला रहता है। और सऊदी अरेबिया में 1979 में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद जो सऊदी अरेबिया है वो पूरी तरीके से बदल गया। तो चलिए इन सब चीजों को जानते हैं। तो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये जो अबाया है उसको बैन कर दिया गया है कम्प्लीटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अगर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना है तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। अभी जो मोहम्मद बिन सलमान है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ऐसा किया है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो एक्चुअली में लड़कियों के लिए सोच रहे हैं, मतलब फोर्स करके थोपा नहीं जा रहा उनके ऊपर। कुछ सालों पहले सऊदी अरेबिया के अंदर वहाँ की जो लड़कियां होती हैं, वहाँ के जो विमेन होते हैं, उनको ड्राइविंग, स्विमिंग ये सब बैन किया गया था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इन सब चीजों के ऊपर से बैन हटा दिया। अब लड़कियां सऊदी अरेबिया के अंदर ड्राइविंग भी कर सकती हैं, स्विमिंग भी कर सकती हैं। और उन्होंने अब ये भी कह दिया कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए जब आप स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हो। चाहते हैं कि उनके देश की जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़े, इक्वालिटी में बिलीव करे, ना कि उनको सोसाइटी से दूर रखा जाए और भेदभाव किया जाए। 2030 तक सऊदी अरेबिया को वो इकोनॉमिकली और सोशली रिफॉर्म करना चाहते हैं। 1979 में सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसने कि सऊदी अरेबिया को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। और इसी घटना के बाद ईरान के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज अप्लाई किए गए थे ड्रेस कोड को लेकर महिलाओं के लिए। तो ये कौन सी घटना थी जिसने इस्लामिक कंट्रीज को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया? इस्लाम की जो सबसे होलियस्ट सिटी है मक्का, वहां पे एक मस्जिद को 1979 में कुछ रेडिकल मुस्लिम्स ने घेराव कर लिया था। अब ये जो रेडिकल मुस्लिम्स थे ना, वो सब बंदूक से लैस थे। पूरे सऊदी अरेबिया के इतिहास में ये अभी तक का सबसे डेडलीस्ट अटैक था और ये घटना सऊदी अरेबिया को समय में बहुत सालों पीछे घसीट कर दिया हुआ है। 20 नवंबर 1979 को इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल 1400 का पहला दिन था। तभी सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने धावा बोलकर मक्का के लाखों लोगों को बंधक बना लिया। यह सिलसिला 14 दिनों तक लंबा खींचा गया। फिर इन हथियारबंद हमलावरों के खिलाफ सेना ने कार्रवाई की। 20 नवंबर 1979 को करीब 5:15 का वक्त था। नमाज खत्म ही हुई थी कि सैकड़ों हथियारबंद लोग परिसर में नजर आने लगे। तभी एक शख्स माइक की तरफ बढ़ा और कुछ निर्देश देने लगा। इस शख्स का नाम था जुहैमान अल ओतायबी, एक रेडिकल सुन्नी मुस्लिम ग्रुप को लीड कर रहा था। अल हरम मस्जिद में इस घटना के दौरान करीब 1 लाख लोग मौजूद थे जो कि बंधक बनाए जा चुके थे। इस पूरे घटना के दौरान ये जो रेडिकल मुस्लिम्स का ग्रुप था, उन लोगों ने डर बनाए रखने के लिए सभी लोगों को बंधक बनाया हुआ था और दूसरे देशों के जितने भी लोग थे उनको एक एक करके वो रिहा कर रहे थे। जिन लोगों को भी बंधक बनाया गया था उन सबको छुड़ाने के लिए फ्रांस की मदद लेकर सऊदी की आर्मी एक ऑपरेशन करती है। अब ये जो अल ओतायबी था, जो कि इस पूरे ग्रुप का लीडर था, वो ये सोचता था कि जो सऊदी अरेबिया है, इस्लामिक कंट्रीज है, वो सब करप्ट हो चुकी है क्योंकि पूरे कंट्री में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ चुका है। अब इस ऑपरेशन में टोटल 117 रेडिकल्स को तो वहीं पे मार दिया गया जब गन फाइट हुआ। फिर उसके बाद जो 63 लोग जिंदा पकड़ गए उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उनको भी मार ही दिया गया। अब ये जो 63 लोग थे जिनको की एग्जीक्यूट किया गया था, उनमें से एक उनका लीडर अल ओतायबी भी था। ये जो अल ओतायबी था यह पहला इंसान था जिसको कि पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया था। और इसी के बाद ईरान के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज अप्लाई किए गए लड़कियों के ड्रेस कोड को लेकर और सऊदी अरेबिया के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए। स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड को इंप्लीमेंट किया गया, जो सेलिब्रिटीज थे उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया। कह सकते हैं कि एक तरीके से सऊदी अरेबिया की जो महिलाएं थे उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। और यही वो समय था जिसके बाद धीरे धीरे करके रेडिकल्स अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज में फैल गए और वहां पे वो लोग फलने फूलने लगे, अपने तरीके से कंट्रीज को चलाने लगे, अपने तरीके से स्ट्रिक्ट लॉज अप्लाई करने लगे। फिर उसके 25 से 30 सालों के बाद मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस होते हैं, वो इन सब चीजों के ऊपर से धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस हटाते जाते हैं और लड़कियों से जो उनकी स्वतंत्रता छीनी गई थी धीरे धीरे करके उनको वापस जाता है। इंडिया का जो रिलेशन है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ ठीक ठाक है, लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के बजाय इंडिया को प्रीफर करती है। जब एक बार कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया तो उस समय पे पाकिस्तान की सपोर्ट ना करके सऊदी अरेबिया ने इंडिया को सपोर्ट किया था। तो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने अबाया को बैन किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये सही है या फिर गलत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।